हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा है? हमने कल की क्लास में पढ़ा है कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है एक मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट क्या होता था? डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी एक नंबर है जिससे हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था उसका डिटर्मिनेंट का, 2x2 का, 3x3 का कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़े ज्यादा अगर प्रॉपर्टीज तक चले गए तो हो जाएगा, वरना आज हम माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के दिन में। इसमें से ये जो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो आगे का इसका इनवर्स पोर्शन आता है उसमें ये तीनों यूज आएंगे, इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा माइनस। माइनस क्या होता है? माइनस क्या है? माइनस इट इज अ डिटर्मिनेंट, इट इज अ डिटर्मिनेंट, it is a determinant having order n minus 1। ठीक है, अब है क्या? It is a determinant having order n minus 1। ठीक है, ये क्या एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है जिसका ऑर्डर क्या है? n minus 1। मतलब गिवन मैट्रिक्स n की होगी तो उसका n minus 1, मतलब अगर 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेंगे ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 0 0 3 2 1 2 0 -1। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब अगर देखते हैं इसका माइनस क्या होता है। माइनस हर एक एलिमेंट का निकलता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने कल डिटर्मिनेंट कैसे बताया था, डिटर्मिनेंट कैसे बताएगा? अगर ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 के लिए देखते हैं तो ये 1 1 एलिमेंट है, पहले 1 1, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे M11। ठीक है, M11 इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको छुपा दो, उस नंबर को छुपा दो बस। तो कितना ये बचा? तो दिस विल बी 3 2 0 -1। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था, बट इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो इसलिए, और इसका आंसर क्या आएगा बताओ? -3। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हैविंग ऑर्डर कितना है? n -1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ -3 आ गया। ठीक है, एज इट इज M12 निकालेंगे। M12 क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए भाई इसको छिपा दो, तो क्या बना? 0 2 1 -1 इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे -2। ठीक है, तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे M11 M12 M13 ऐसे करके सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर पूछते तो इस हिसाब से। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो होता है, ये तो था हमारे पास में माइनस, फिर आता है कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर्स क्या होता है? हम क्या करते हैं, जो माइनस निकले इसका फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j और यहाँ पे Mij। दिस इज द फॉर्मूला। अब है क्या? जैसे मान लो आपको कुल मिला के यहाँ पे m की वैल्यू मतलब माइनस निकालना है। अब जैसे मान लो M12 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? देखो Cm जहां 1 2 है तो देखो 1 2 पुट किया मैंने, C12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 1 और M12। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 -1 की सॉरी 1 2 निकाला ना ये, तो -1 की पावर 3 कितना होगा? -1 और M12 कितना होता है? M12 कितना? -2 है, तो -2 पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो तुमको एक बात पता चलती है कि कोफैक्टर क्या है। ये एक्चुअली में है तो माइनस ही है, बट जहां पे ऑड नंबर आते हैं, दैट मीन जहां पे पोजीशन का एडिशन, पोजीशन जहां पे जो पोजीशन उसका अगर एडिशन i प्लस j की वैल्यू ऑड नंबर आ रही है तो उसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव कहाँ आएगा? ये तो 1 2 पोजीशन पे नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद में ये कौन सी पोजीशन है? 2 1, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद में ये पोजीशन क्या है? 2 3, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। और एक पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? 3 2, यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर माइनस में निकलेंगे उसका हमको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स यही होता है। आई होप तुम समझ गए होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कंसेप्ट आता है एडजॉइंट का। किसका है? एडजॉइंट का। अब एडजॉइंट क्या होता है मैं इधर ही बता देता हूँ। एडजॉइंट क्या होता है? आप क्या करो यहाँ पे, जैसे ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आपको क्या करना है? सिंपल सा, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है
जो को फैक्टर निकाले ना, उन को फैक्टर को कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करो। दैट मींस ए एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो जैसे C11 C12, तो आप क्या C11 फिर C12 C13 ऐसे होता है, तो आपको बस ऐसे लिखना C11 C12 C13 ऐसे, फिर C21 C23 C22 C23, फिर इसके बाद में C31 C32 C33, ये सारा यहाँ पे एलिमेंट लिख देना, तो आपको उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट क्या होगा, उसका को फैक्टर्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज एडजॉइंट। ठीक है, ये होता है एडजॉइंट। नाउ आई होप तुमको तीन कंसेप्ट समझ में आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है माइनस का, सेकंड है इसके बाद में इसका को फैक्टर, एंड द थर्ड वन इज एडजॉइंट। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। सो नाउ हम इसका डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मेन टॉपिक है, आराम से समझना। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर डिटर्मिनेंट, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स दे देगी ए और उसका ट्रांसपोज कर दे, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर दे और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो वो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। दैट मींस ट्रांसपोज करे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट वन। ना सेकंड वन जो है, सेकंड और थर्ड में दोनों साथ में बता रहा हूं, दोनों कंडीशन होती है जीरो की, व्हेन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है, डिटर्मिनेंट जीरो दो बार हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, if two rows any two rows or any two columns have identical elements। मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम में सेम ही एलिमेंट है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम जीरो लिख सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज, इसका मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले जिसमें 2 2 2 1 1 1 और 2 2 2, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो चीज, तो यहाँ पे क्या मिला, ये दो जो मैट्रिक्स, ये जो दो रोज है, ये दोनों का एलिमेंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉलम वाइज देखो तो ये तीनों कॉलम इक्वल है। इसका डायरेक्ट अपन डिटर्मिनेंट अगर पूछे तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या लिख दोगे, इसका जीरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कब जीरो होता है, नेक्स्ट जब जीरो होता है, इफ एनी रो और कॉलम have all elements zeros। एक रो या एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट जीरो ही हो, ठीक है, तब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0, कोई भी एक, मैंने ये थर्ड रो के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या लिख दो, जीरो। ठीक है, तो यहां से तुमको कंडीशन क्या पता चली, अगर डिटर्मिनेंट जीरो कब हो सकता है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स हैव आइडेंटिकल एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। इफ एनी रोज और एनी कॉलम हैव ऑल एलिमेंट जीरो, तब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस थ्री प्रॉपर्टी होगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है इस तरीके से, KA KB KC फिर M N O P Q R। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट, मैंने डिटर्मिनेंट बनाया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। आपके सब में अगर देखो A की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप रो से पूरा एक के बाहर निकाल दो, तो इसका A B C M N O P Q R। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, फिर उसके A से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। नाउ फिफ्थ, अगर इससे ही रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कि देखो अगर ये सारे के सारे
अगर ये भी k से मल्टीप्लाई था, ये भी k से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता यहाँ पे, ये k से ये k से ये k से, मतलब यहां से भी k निकलता, यहां से भी k निकलता, यहां से भी k 3 टाइम्स निकलता। इसीलिए एक यहां से एक फॉर्मूला बना है कि अगर इफ कोई भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फर्क हो जाता है, डिटरमिनेंट में एक ही कॉलम से आप एक नंबर को बाहर निकालते हो, ठीक है, या मल्टीप्लाई करें तो कोई भी नंबर से, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिटरमिनेंट को, आप क्या करो, किसी एक रो से ही या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करोगे। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फर्क है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, k की पावर n बाहर आएगा और उस डिटरमिनेंट का, उस मैट्रिक्स का अलग से डिटरमिनेंट निकाल दो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स थी पहले A, तो आंसर आएगा k की पावर 3 यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। अब इसके बेस एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 8, ठीक है, आपको डिटरमिनेंट दे रखा है ऑफ ऑर्डर 3x3, एक डिटरमिनेंट दे रहा है ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, ये दे रखा है, आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 3x3, यहाँ k की वैल्यू कितनी 3 है, तो हम क्या करेंगे, k की पावर, तो 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर n, ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, तो 3 की पावर 3 और a का आंसर कितना था 8 था, तो यहाँ से 8, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6, 5, 16 और 5, 21, इसका आंसर 216 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें यूज आता है, आपको गिवन डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको ऑर्डर दे रखा है, आपको किसी पूरे मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का बोला, ये पूछा कि क्या होगा, तो आप ये ऐसा करें, ठीक है। ये नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ऐसे डिटरमिनेंट ऐसे दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है a b c प्लस लैम्डा d, ठीक है, जैसे मान लो c प्लस d दे रखा है, फिर इसके बाद में m n o प्लस d, फिर इसके बाद में c q और r प्लस d, ठीक है, ये इस टाइप से आपको दे रखा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a b c m n o c q r प्लस में a b, फिर वो जो पीछे वाला है d m n d, फिर इसके बाद में c q d, ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट लिख सकते हो। तो इसका मतलब कोई भी डिटरमिनेंट में अगर दो वैल्यू एडिशन में, कोई भी दो वैल्यू एडिशन में, तो आप पहले वाले को एक के साथ में लिख दो, फिर दूसरे वाले को एक के साथ में, खाली एक में, हाँ ऐसे एक में ही आता है, ज्यादा में नहीं रहता। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अभी तक हमने ये जो भी देखा है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें ये रहेगा कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे तो तब क्या फर्क पड़ता है, देन न्यू डिटरमिनेंट विल बी, न्यू डिटरमिनेंट मान लो लैम्डा 1 मान लेते हैं, ठीक है, न्यू डिटरमिनेंट मान लैम्डा 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दैट फर्स्ट डिटरमिनेंट। दैट मीन्स अगर पहले वाले का लैम्डा 1, पहले वाले का, जैसे मान लो पहले वाले का डिटरमिनेंट था 5, ठीक है, और आपको बोला कि उसकी कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दे एक दूसरे के साथ में, तो अब उसका क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे -5, ठीक है, तो माइनस का फर्क आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल ले, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली मैंने 1 3 2 5, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकाले तो क्या आएगा बताओ, 5 - 6 -1 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, देखो इंटरचेंज करने पे क्या मिला, इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज किया मैंने, क्या किया मैंने, अब नई मैट्रिक्स बना ली मैंने
नई मैट्रिक्स क्या बनाए, इसको इंटरचेंज करके 2 5 1 3 यहां पे लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ, डिटर्मिनेंट क्या होगा 6 - 5, आंसर क्या है 1। तो पहले का कितना -1 था, अब यहाँ कितना आ रहा है +1, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव फर्क पड़ा। ठीक है, तो कोई भी रो या कोई भी दो कॉलम को 3 क्रॉस 3 में भी ये होता है, इंटरचेंज करे तो उसका नया डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले वाले का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब है ना, ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अब जितने भी प्रॉपर्टीज देखी है, वो सारे तुम्हारे अभी तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लिए यूज आएगी। ठीक है, अब मैं कुछ 1 2 3 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो तुम्हारे कंपटीशन लेवल के लिए यूज आती है, जैसे IIT का, जेईई का कुछ एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली वो ये है कि अगर आप एक मैट्रिक्स के एलिमेंट जैसे मान लो A11 और किसी दूसरे का कोफैक्टर, दैट मीन्स अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस A12 को C22 से प्लस A13 को C23 से, मैंने क्या किया, को एलिमेंट तो लिए पहली रो के, फर्स्ट रो के लिए, बट को फैक्टर क्या लिए, सेकंड रो के, यही लिया ना। तो जब भी अगर आपको इस तरीके से मिले तो हमेशा उसका आंसर 0 आएगा, सबसे पहला कंसेप्ट। ठीक है, नाउ वापिस से बता देता हूं क्या किया मैंने, एलिमेंट तो लिए फर्स्ट रो के, बट जो को फैक्टर लिए वो सेकंड रो के लिए, तो आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स ये हो गया कि अगर जिस रो के आप एलिमेंट्स को उसी रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब तो ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। बट अगर किसी और रो या किसी और कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन ये है कि ओनली डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट पूछा है तो हमेशा याद रखना इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 2 × 3 × 5। इसका मतलब अगर जनरल फॉर्मूला देखे तो अगर क्या होगा A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, अगर ये इस तरीके से दे रखा है, इसका आपको डिटर्मिनेंट पूछा तो आप क्या करो A1 A2 A3। ये हर किसी मैट्रिक्स के अवेलेबल कितना भी ऑर्डर हो, मान लो आपको कितनी भी बड़ी ऑर्डर की दे दी है, तो आप अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट पूछा तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, भले कितना भी ऑर्डर हो। ठीक है, नाउ थर्ड वन ये है कि अगर ये इसकी प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स अलग अलग दे रखी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, फिर उसका डिटर्मिनेंट पूछे कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप क्या करो, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। दैट मींस क्या हो गया, जैसे दो मैट्रिक्स ए दे दी और बी दे दी और आपको पूछा ए बी का प्रोडक्ट निकालो, तो टिपिकल क्या पहले ए इंटू बी करो फिर इसके बाद में ये, नहीं तो क्या ये भी नंबर ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, बी का भी डिटर्मिनेंट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, अब बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम यही करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या था हमारा, माइनस का था। सेकेंड कंसेप्ट क्या था, को फैक्टर्स का था। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो को फैक्टर से माइनस से को फैक्टर बनते हैं, को फैक्टर से फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनता है। ये तीनों तो कंटिन्यूअस थे। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, वही कि किसी भी ट्रांसपोज करें तो भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जीरो बन गया, जीरो किस दो कंडीशन पे, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो गए तो, या फिर उसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारे जीरो आ गए। फिर बाकी की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो वही सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, बहुत यूजफुल है, आगे के सारे क्वेश्चन में, आगे लेक्चर में यूज आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन उससे रहते हैं। तो होपफुली आज की क्लास तुमको सही से समझ में आएगी। आज की क्लास थोड़ी सी बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर क्लास की, क्योंकि उसका आगे का यूज बहुत ज्यादा है। और आपने ये जेईई के कोई रिलेटेड या कंपटीशन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देखी कि उसमें कैसे यूज आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज के डाउट और पूछना। ठीक है, थैंक यू।